हे गाइस, आई एम पीयूष चौधरी। आज के इस न्यू वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चार्ल्स डैनिस का पोयम द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 के सिलेबस में शामिल किया गया है। अगर आप भी वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 सेमेस्टर 4 में हो तो मेरे चैनल पे और भी चैप्टर्स के वीडियो अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। चार्ल्स डैनिस एक अमेरिकन पोएट थे। इनके राइटिंग्स में अमेरिका के मिडिल क्लास के जीवन की कठिनाइयों को अच्छे से बताया गया है, लिखे हैं इन्होंने। इस पोयम का टाइटल है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। पोयम पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस पोयम के बारे में। सोचो, आज से 10 साल पहले अगर मैं अपने बुजुर्गों से कहता दादाजी हमें पानी को खरीद कर पीना होगा, तो वो हैरान हो जाते। लेकिन आज हम सब पानी खरीद कर पी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, आज से 10 साल बाद ऑक्सीजन सिलेंडर कंधे पर लाद कर स्कूल या कॉलेज जाना पड़ सकता है। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाती है, लेकिन अगर हम 1% भी मेहनत हर घर में एक पेड़ लगाने पर किए तो हम और हमारी पृथ्वी बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। हम सब सोचते हैं, समझते हैं, फिर भी मूर्तियों के विसर्जन के समय हम नाचते हुए कहते हैं, माँ तुम अगले साल फिर आना। पर दोस्त, क्या अगले साल तुम खुद बचोगे? जिस रफ्तार से ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, इंसान का वजूद खतरे में है। आज हम कार्ल डेनिस की 1985 में लिखी कविता द ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे। 1985 में लिखी जाने के बाद भी आज ये कविता हमारे रोजमर्रा के जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अब पढ़ते हैं पोयम को लाइन बाय लाइन। फर्स्ट लाइन, द ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड विल लाइकली गो ऑन एंड द ग्रीन बेल्ट बिगिन टू स्लाइड क्लोजर टू द पोल्स। ग्रेजुअल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग, गर्म होना। एंड ग्रीन बेल्ट मतलब उस इलाकों को बोला जाता है अमेरिका में जहाँ ज़्यादा मात्रा में खेती होता है, जहाँ खेती हो रहा है अभी। एंड पोल्स का मतलब तो पता ही है, ज्योग्राफी का वर्ड है, ज्योग्राफी में ज़्यादातर आता है ध्रुव। कवि बोल रहे हैं पृथ्वी की गर्म होने का सिलसिला जारी रहेगा, रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, बल्कि इसका नतीजा ये होगा कि ग्रेन बेल्ट धीरे धीरे पोल्स की तरफ खिसकने लगेगा, पोल्स ध्रुवों की तरफ खिसकने लगेगा, क्योंकि आज के जो उपजाऊ इलाके खेती के लिए बहुत गर्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से फसल खराब हो जाएगा गर्म होने के कारण। द प्लेन स्टेट विल बी एबेंडेंट एज जाइंट बिलो डस्ट बिलो। एबेंडेंट का मतलब होता है छोड़ दिया जाना। कभी बोल रहे हैं जो मैदानी इलाके आज फसलों से लहरा रहा है वो भविष्य में गर्म और सूखे के कारण छोड़ दिए जाएंगे। वे धूल के विशाल कटोरा यानी बाटी बन जाएगा। जाइंट का मतलब होता है बड़ा। खुद सोचो, जहाँ आज फसल हो रहा है वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ज़्यादा गर्म होने के कारण वो फसल करेंगे, फसल बर्बाद हो जाएगा, तो उन्हें माइग्रेट करना पड़ेगा, वहाँ से पलायन करना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कभी छोड़ दिए जाएंगे। ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका विल जॉइन द न्यू क्रिएट पावर। कभी बोल रहे हैं आज जो जगह बर्फ से ढके हुए हैं, जैसे अंटार्कटिका जैसे जगह, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, वे भविष्य में नई शक्ति महाशक्ति बनेगा, जैसे कि आज अमेरिका और रूस है। क्योंकि वहाँ के बर्फ पिघलने की वजह से वहाँ पे लोग रहने लगेंगे, खेती करने लायक हो जाएगा, वहाँ से खनिज निकलेगा, नेचुरल सोर्स खनिज वगैरह निकलने के कारण वो कंट्री पावरफुल बन जाएगा। नेक्स्ट लाइन, इवन इफ वी प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर फॉर मोर एड। प्ले देम ऑफ अगेंस्ट ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में लड़ाना। एंड एड का मतलब होता है अपना फायदा। कभी बोल रहे हैं कि अगर एक दूसरे को आपस में लड़वाए हम अपने फ़ायदा के लिए, वी विल स्टिल बी पुअरर देन वी आर नाउ, तब भी पहले से ज़्यादा गरीब हो जाएंगे। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि एक दूसरे को लड़ाकर फ़ायदा कैसे हो सकता है किसी कंट्री को? तो फ़ायदा होता है, जैसे यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, तो उसमें वॉर में क्या यूज़ हो रहा है, वेपन्स, मिसाइल, ये सब यूज़ हो रहा है, तो वो किसी और कंट्री से खरीदेगा, तो वो कंट्री है यूक्रेन को, जो अमेरिका है, जो यूक्रेन को अपना वेपन्स वगैरह सेल कर रहा है, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है अमेरिका का। वैसे ही विश्व में कई जो देश है वो चाहते हैं आपस में लड़े अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि इंडिया और रसिया का ऑयल का डील है, एग्रीमेंट है, तो रसिया इंडिया को कम दाम में ऑयल्स वगैरह सेल करता है, तो किसी और कंट्री सोचेगा कि इन दोनों का आपस में लड़वा कर दुश्मनी करा दे, अच्छा रिलेशन ना हो कंट्री के साथ, तो वो उस देश के साथ ना खरीद के उस देश के साथ खरीदेगा, तो लाभ तो हो रहा है ना किसी कंट्री का। वही बोले लाइफ विल बी डिफरेंट, लोगों का लाइफ बदल जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना सारा चेंजेस होगा, इसके कारण लोगों का लाइफ बदल जाएगा, बहुत बहुत ज़्यादा कठिनाई आ जाएगा। गुड टी लेवल लैंड सो डियर। टी लेवल का मतलब होता है कृषि योग्य, एंड गुड टी लेवल का मतलब हुआ जो ज़मीन अच्छा है उसका दाम और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
कभी बोल रहे हैं ऐसे ही अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़े तो जो अच्छे ज़मीन है वो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जो पहले से जो जहाँ पे खेती होते थे वहाँ पे वो ज़मीन और ज़्यादा बंजर हो जाएगा। द सबर्ब्स विल गिव अवे टू फार्म्स। सबर्ब्स का मतलब होता है उपनगर, रेसिडेंशियल प्लेस, वो सब अच्छे जगह बोल सकते हैं। कभी बोल रहे हैं जो अच्छे जगह है, उपनगर है, वो सब फार्म्स में बदल जाएगा, वहाँ पे खेती होने लगेगा। जहाँ पे खेती होता था वो सब ज़मीन बंजर हो जाएगा, जिसके ग्लोबल वार्मिंग के कारण तो लोग शहर में, उपनगर्स में ये खेती करने लगेंगे। द सिटीज़ फिल अप अगेन विथ पीपल टू पुअर टू ओन कार्स। शहर फिर से उन लोगों से भर जाएगा जो कार नहीं खरीद सकते, जो कार खरीदने में असमर्थ हो जाएंगे। इन सब के कारण इतना ही ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो कार्स वगैरह है उन सब का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो जिसे जिससे बहुत कम लोग बचेंगे जो उस कार को खरीद पाएंगे, और इन सब के कारण सरकार बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, वो सब बोले यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन्स, वॉकिंग टू वर्क और क्राउडिंग ऑन ट्रॉलीज। कभी बोल रहे हैं लोग को अपने काम पर ट्रॉलीज या फिर भीड़ लगा कर जाना पड़ेगा। कभी को लगता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण इतना ही गरीबी आ जाएगा, जो जो अमीर लोग हैं वो भी गरीब हो जाएंगे, जिस वजह से उनके पास पर्सनल कार्स नहीं होगा, तो वो लोग भी ट्रॉलीज या भीड़ लगा कर जाना पड़ेगा। वी विल मूव डाउन स्ट्रीट लाइन विथ प्रैक्टिकल नट ट्रीज। कभी को लगता है उस समय पे हम ऐसे सड़क से चलेंगे जिसके दोनों तरफ पेड़ लगा होगा। किस चीज़ का पेड़ लगा होगा? नट ट्रीज, मतलब फलदार पेड़। नट का मतलब हो गया यहाँ पे अखरोट, मेवा, इस सब का जो काम में आए। नोट एम्स एंड ओक्स। एम्स एंड ओक एक ऐसा पेड़ होता है, सजावटी पेड़ होता है, उसको बोलते हैं। हम सड़क पर चलेंगे जिसमें उपयोगी फल का पेड़ होगा, ना कि सजावटी पेड़ का। विथ वेजिटेबल्स क्राउडिंग एंड द फ्रंट लोस। क्राउडिंग द फ्रंट लोन्स मतलब हो गया जो घर के सामने जो लोन्स होता है उसके वो बगीचा होगा। किस चीज़ का बगीचा होगा? वेजिटेबल्स का। द टैक्स बेस विल बी टू स्मॉल टू सपोर्ट द पब्लिक बिल्डिंग्स। कभी बोल रहे हैं सरकार के पास जो टैक्स कलेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा ये पब्लिक बिल्डिंग्स के देखभाल के लिए। जैसे पब्लिक बिल्डिंग्स उन सबको बोलते हैं जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, ये सब, गवर्नमेंट कॉलेज, एटसेट्रा। We will have to donate hours after work each week to rake the lawn of the library and city hall. We will have to donate hour. हमें अपना समय को दान करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। किसके लिए? आफ्टर वर्क ईच वीक, हर हफ्ते काम के बाद, जो हम काम करेंगे उसके बाद हमें काम अपना समय को टू रेक द लोन। रेक का मतलब होता है झाड़ना, समेटना। पे रेक का मतलब है कचरा। हमें सब अपना समय किस लिए निकालना पड़ेगा? टू रेक द लोन, लोन की सफाई के लिए, देखभाल के लिए, उस कचरे को समेटने के लिए। ऑफ द लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल। लाइब्रेरी एंड सिटी हॉल मतलब जो सिटी में जो गवर्नमेंट म्यूजियम वगैरह है वो सबको बोला जा रहा है। लाइब्रेरी और नगर भवन जैसे की सफाई के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। टू डक पॉइंट द चिमनी ऑफ द फेडरल बिल्डिंग। डक पॉइंट का मतलब होता है मरम्मत कराना, एंड चिमनी का मतलब पता ही है, एंड फेडरल बिल्डिंग मतलब होता है सरकारी बिल्डिंग्स, लाइक स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी। कभी बोल रहे हैं चिमनी, सरकारी बिल्डिंग्स का हमें खुद मरम्मत कराना होगा। इन सब चीज़ों का कोई एक्सपर्ट नहीं आएगा इसके लिए। इफ़ वी डोंट वांट द प्लेस टू फॉल लाइक टेम्पल्स इन रोमन। यहाँ पे पोएट ने जो रोमन में जो रोमन साम्राज्य थी उसमें बहुत सारा टेम्पल था, जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद ना देखभाल ना करने की वजह से वहाँ के जो जितने भी टेम्पल थे वो खंडहर बन गए, सब सारे ढह गए, टूट फूट कर कचरा बन गया। यहाँ पर कभी बोल रहे हैं अगर हम नहीं चाहते कि सरकारी इमारतें रोम की पुरानी मंदिरों की तरह टूट फूट कर बिखर जाए, तो हमें खुद ही उन चिमनी या दीवारों को, सरकारी बिल्डिंग को खुद ही मरम्मत कराना पड़ेगा, खुद ही उन सबको काम करना पड़ेगा। वो सब काम भी हम ही को करना पड़ेगा। डोंट वॉन्ट शीप टू ग्रेज इन आवर स्क्वायर्स एज दे ग्रेज्ड इन द फॉरम फॉर द 1000 years। ग्रेज्ड का मतलब होता है घास या पौधा खाना, चरना। एंड फॉरम रोम का एक फेमस बिल्डिंग था। यहाँ पे कवि ने बोला है अगर हम नहीं चाहते हमारे भी सार्वजनिक मंदिर, सार्वजनिक चौक उभर जाए, टूट फूट जाए, जहाँ भेड़ चलने लगे। जैसे रोम के पुराने फॉरन सार्वजनिक सभा स्थल में भेड़ चरती थी। फॉरम जो वो बहुत ही पुराना एक प्राचीन मंदिर था, ये मंदिर नहीं था बोल सकते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था। हज़ारों साल पुराना होने की वजह से वहाँ टूट फूट गया, वहाँ पे भेड़ वगैरह चरने लगा। विथ ए लिटिल इफर्ट द कंट्री विल गो ऑन। इसी तरह से थोड़े ही प्रयास से देश चलता रहेगा। कभी को लगता है इस कारण देश बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा, और हम इसी तरह से अपने देश का काम में योगदान देंगे तो हमारा देश का अस्तित्व रहेगा, ना कि ख़त्म होगा।
So what if we have lost our high place to stronger Carthage? कार्थेज एक नॉर्थ अफ्रीका का शक्तिशाली राज्य था जो रोम का शक्तिशाली प्रतिद्वंदी था। तो क्या हुआ अगर हम अपना उच्च स्थान खो दें और वो स्थान कौन ले ले? कार्थेज ले ले। इसमें कोई हैरान होने वाला बात नहीं है क्योंकि शक्ति हमेशा एक के पास नहीं होता। Whose far-flung fleets will be loaded with merchandise cheaper than ours? फर फ्लंग फ्लीट्स का मतलब होता है विशाल जहाज, बड़े बड़े जहाज। एंड मर्चेंडाइज का मतलब होता है व्यापारिक वस्तु। जिनके दूर दूर तक जाने वाले जहाज, बड़े बड़े जहाज भरे होंगे व्यापार के सामान से। चीपर देन आवर्स, हमारे सामान से सस्ता। जिनके जहाज दूर दूर तक जाएंगे और उन उन पर हमारे मुकाबले सस्ता वस्तु सामान होगा। कभी को लगता है इन सब के वजह से हमारा देश गरीब हो जाएगा और जो नए देश उभरेंगे, पावर में आएंगे, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अच्छा और सस्ता सामान बनाएंगे कंपेयर टू हमारे। We will be glad to watch from the beach as the light from Korea armadas pass. कोरियन आर्माडास का मतलब होता है कोरिया के जो सैनिकी जहाज है वो। We will be glad to watch from the beach. हम बीच के किनारे होकर खुशी से देखते रहेंगे। As the lights from Korean armadas pass. जब कोरिया सैनिक वाले जहाज की रोशनी यहाँ से गुजरेगी। On their endless patrols around the world. जो पूरी दुनिया में लगातार चक्कर लगाएंगे। पेट्रोल्स अराउंड मतलब हो गया जैसे हमारी सैनिक बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं, वैसे ही कोरियाई सैनिकी जहाज पूरे दुनिया में चक्कर लगाएंगे। कभी बोल रहे हैं हम इतने गरीब हो जाएंगे, हमको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने के लिए कुछ होगा नहीं। जो कोरियाई जहाज होगा वो दूर से जाएगा, उसके लाइट को ही देख के खुश हो जाएंगे। हम शांत भाव से किनारे खड़े होकर खुशी से उन जहाज को देखेंगे जो दुनिया की जो चक्कर लगा रहा है। लेट देम हैव देयर लिटिल टाइम इन द सन। उन्हें भी उभरने और चमकने का मौका देना चाहिए। कभी बोल रहे हैं जो देश पावर में है उन्हें भी उभरने और चमकने का मौका देना चाहिए। उन्हें अपने टाइम को एंजॉय करना चाहिए क्योंकि हर किसी का टाइम आता है, सब समय समान नहीं होता। वी विल से टू ऑब्जर्व ourselves as we begin to sway to the strength of our native beach band. sway का मतलब होता है झूमना एंड strength का मतलब होता है धुन। We will say to ourselves, हम अपने मन से कहेंगे, as we begin to sway, जब हम धीरे धीरे झूमने लगेंगे, to the strength, धुन पे। कैसी धुन पे? of our native beach band, अपनी जहाज के बीच बैंड के धुन पर। हम अपने मन में कहेंगे और अपने ही देश की जहाज के बैंड की धुन पर झूमने लगेंगे। सीधा सीधा बोला जाए तो यहाँ बचपन में जैसे हम लोग हेलीकॉप्टर को देखकर टाटा करते थे, वैसे ही बीच पे जहाज के बैंड को सुनकर झूमने लगेंगे। इग्नोरिंग द हिट्स फ्रॉम द आर्कटिक ऑन द रेडियो। इग्नोरिंग द हिट फ्रॉम द आर्कटिक ऑन द रेडियो। कभी बोल रहे हैं और वो रेडियो पर बजने वाले हिट गाने को, आर्कटिक हिट अच्छे गाने को इग्नोर करेंगे और अपने ही देश के बीच पर बजने वाले बैंड को एंजॉय करेंगे। नॉर्मल धुन पे झूमेंगे, अपने छोटे छोटे चीज़ों पे वे खुश होंगे। इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण उनकी पहचान खत्म हो जाएगा, जिसे वो स्वीकार करके अपने सीमित पहचान में खुश रहेंगे। उम्मीद है ये पोएम तुम्हें अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए अनदर वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।